हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। जहां तक क्लास 9th एसएसटी की बात है तो देखिए सभी चैप्टर्स इंक्लूडिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। फिर दोबारा से क्यों लेकर के आए? देखिए कुछ चीज़ें अपडेट करनी है हमें, कुछ अपडेट्स के साथ हम नई सीरीज़ है, नया वर्जन हम लेकर के आए हैं और होपफुली जितना प्यार उस ओल्ड सीरीज़ को मिला था उतना ही प्यार इस सीरीज़ को मिलने वाला है। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं और यहाँ से 90% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। बिंदास होकर के इस सीरीज़ के थ्रू आप रिविज़न कर सकते हो। अब इस सीरीज़ में हम कैसे ये क्वेश्चंस कहाँ से लेकर के आते हैं, देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक तो वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम कह लीजिए, मेन जो कंसेप्ट है उससे जुड़े होते हैं। अब चाहे आपकी क्लास 9th हो, चाहे वो 10th हो, 11th हो या 12th हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो या एसएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, और आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन्हीं 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमने उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी अच्छी खासी वेटेज रहती है एग्जाम में, उनको भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। और थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हर बार आना ही आना है, बस 19-20 उनकी लैंग्वेज हो जाती है, तो उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। यानी कि फुल प्रूफ ये आपकी सीरीज़ है, इसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे 100%। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसा होगा, डाउट है, तो आप पिछली सीरीज़, ओल्ड सीरीज़ है, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देखिए कैसे कमेंट्स हैं उनके। क्लियर? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 9th हिस्ट्री का, हमारा सेकंड चैप्टर है यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन एंड एंड में हम बात करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन की। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की। 1 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, 1917 की क्रांति का संबंध किस देश से, ये हमें बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में रहते हैं। तो 1917 की क्रांति का संबंध किस देश से है, तो वो रूस से है, रशिया से है। सेकंड है, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, तो बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन। ओके, ये प्रमुख नेता थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था, यह हमें बताना है। ओके, रूस का राष्ट्रपति नहीं भाई, रूस का सम्राट कौन था। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो वो थे जार निकोलस द्वितीय। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस के सम्राट कौन थे, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, तो वो कौन थे, लुई 16 थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लुई 16 थे ना निकम्मे, मेनली उन्हीं के कारण रेवोल्यूशन हुई थी, ऐसे ही जार निकोलस जो सेकेंड थे, ये भी निकम्मे थे, मतलब ना किसी की सुनते थे, ना कुछ करते थे, ना किसी को करने देते थे। और ये जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें भी बड़ा रोल यहाँ पे जार निकोलस सेकंड का था। तो रूस की क्रांति, 1917 की रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो जार निकोलस सेकंड, जार निकोलस द्वितीय हैं, वो रूस के सम्राट थे उस समय। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, रूसी संसद ड्यूमा का गठन कब किया गया, तो ये 1905 में क्या था, 1905 में किया गया था। देखिए 1905 में भी एक रूसी रेवोल्यूशन होती है, रशियन रेवोल्यूशन होती है, रूसी क्रांति होती है। तो उस वक्त ये था कि माहौल गर्म हो रहा था, तो माहौल को ठंडा करने के लिए उनकी कुछ डिमांड्स मांग ली गई थी। उनमें से एक डिमांड थी कि चलिए भाई रशियन पार्लियामेंट है वो सेटअप कर देते हैं। तो रशियन पार्लियामेंट है, उसका नाम ड्यूमा है। तो ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि रूसी संसद का नाम क्या है, ड्यूमा क्या है, रूसी संसद है। क्लियर? तो 1905 में रूसी संसद ड्यूमा का गठन किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेनशेविक पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो केरेंस्की थे। मेनशेविक और बोल्शेविक दो बड़ी पार्टियां थी उस वक्त। तो मेनशेविक पार्टी के प्रमुख नेता वो केरेंस्की थे। उसके बाद सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से, खूनी रविवार की ये घटना घटित होती है तो उसका संबंध रूस की किस क्रांति से, ये हमें बताना है। तो ये रूस की 1905 की क्रांति से, ये 1950 नहीं बल्कि 1905 है।
ओके, टाइप करने में कुछ आगे पीछे हो गया। तो 1905 की रूसी क्रांति से इसका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th हमारा क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए, एक तो होता है कि भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण थे, एक ये होता है कि तुरंत वाली बात क्या हुई थी, उसके बाद की सब कुछ कि मार देंगे मर जाएंगे ये शुरू हो गया था। तो तत्कालिक जो कारक होता है, इमीडिएट कोज जो होता है, वो इमीडिएट कोज क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, तो वो था रूस की प्रथम विश्व युद्ध में हार। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध वो खत्म तो नहीं हुआ था, चल रहा था, लेकिन रूस की सेना है उसके हालात बड़े बुरे हो गए थे, खस्ता हाल हो गए थे, रूसी सैनिक वो बड़ी संख्या में मारे गए थे। तो वो तात्कालिक कारण था उसका। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई बहुत हो गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और लोग सड़कों पे आ गए और रशियन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसी चैप्टर में से, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कब तक चला, तो ये 1914 टू 1918 तक चला था। ओके, 1914 टू 1918। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, साम्यवादी समाज का विचार किसने दिया था। सबसे पहले किसने समाजवाद, साम्यवाद, इस प्रकार के विचार किसने दिए थे, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिए थे। ओके, जिन्हें साम्यवाद के पिता भी कहा जाता है। तो साम्यवाद का विचार है वो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की कितने प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती थी। कितने प्रतिशत लोग थे जो उस वक्त फार्मिंग में लगे हुए थे, खेती में लगे थे। उनके हालात तो बुरे थे, लेकिन कितने % लोग थे जो खेती करते थे उस वक्त। ठीक, तो 85% थे। ओके, 85% सबसे बड़ा ग्रुप यही था, सबसे बड़ा समूह यही था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 11th क्वेश्चन दिया गया। 11th क्वेश्चन को देखिए, कुलक और कोल खोज से आप क्या समझते हैं। कुलक और कोल खोज, ये अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सोवियत रूस के धनी किसानों को कुलक कहा जाता था, और रूस में जो सामूहिक खेत थे, छोटे छोटे खेतों को लेकर के बाद में सामूहिक खेत बना दिए गए थे, तो उनको कोल खोज कहा जाता था। तो कुलक क्या थे, जो सोवियत रूस था, सोवियत रशिया था, उसमें जो रिच फार्मर जो थे उनको कुलक कहा जाता था, और जो सामूहिक कलेक्टिव फार्म जो थे उनको कोल खोज कहा जाता था। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर में। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, समाजवादी विचारधारा की कोई 3 विशेषताएं बताइए। जो समाजवादी विचारधारा थी उसकी 3 विशेषताएं बतानी है, कोई 3 विशेषताएं। तो पहला है संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। पहली जो विशेषता ये थी कि जो संसाधन है, जैसे जमीन हो गई, चाहे वो खनिज हो गए, चाहे वो जल संसाधन हो गए, चाहे वो वन संसाधन हो गए, कि सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होनी चाहिए। तो पहली विशेषता ये थी कि समाजवादी विचारधारा के अनुसार जितने भी संसाधन हैं वो सरकार के कंट्रोल में होने चाहिए। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल। दूसरा, समाजवाद में सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया गया था कि समाज में सामाजिक समानता होनी चाहिए, ऐसी आर्थिक समानता, ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया। ओके, इसीलिए वो चाहते थे कि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कि पूंजीवाद का विरोध। जो समाजवादी विचारधारा ये मानती है कि जितनी भी समस्याएं हैं और जो समाज में अमीर गरीब के बीच में जो अंतर है, या फिर किसी एक वर्ग का अगर शोषण होता है, जैसे श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, तो ये मानते हैं कि इस सब के लिए जिम्मेवार है वो पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। तो वो पूंजीवाद के खिलाफ थे कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, यानी जो लोग अपना निजी व्यापार करके, निजी कारखाने लगा करके जो धनी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और तीसरा, निजी संपत्ति का विरोध किया कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी के पास, बस कमाइए खाइए, जितनी ज़रूरत है उतना लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये समाजवाद की विशेषताएं थी। पहला ये था कि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया है। तीसरा, ये पूंजीवाद के घोर विरोधी थे, इनके अनुसार पूंजीवाद है वही सभी समस्याओं की जड़ है। और चौथा, ये निजी संपत्ति का भी विरोध करते थे। तो ये समाजवाद की विशेषता होगी। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 और 3 मार्कर में, उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कौन था और पूंजीवाद के बारे में उनके क्या विचार थे, ये हमें बताना है। ओके, तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजवाद के जनक थे। ओके, उन्हें समाजवाद के पिता भी कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और समाजवाद के जनक थे। उनके पूंजीवाद के बारे में क्या विचार थे
कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है। उनका ये मानना था कि पूंजीवाद में जो उद्योगपति होते हैं वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं, कम वेतन देते हैं, ज़्यादा घंटे उनसे काम करवाते हैं। तो उनका ये मानना था कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है। और पूंजीवाद आर्थिक असमानता का कारण भी है। समानता नहीं, यहाँ पे असमानता आ जाएगा। और वो ये भी मानते थे कि पूंजीवाद के कारण ही आर्थिक असमानता आती है। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं तो कुछ लोग गरीब हो जाते हैं, निर्धन रह जाते हैं। पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में जीत मजदूर वर्ग की होगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समानता लेकर के आनी है, आर्थिक समानता लेकर के आनी है, तो इसके लिए मजदूरों को संघर्ष करना होगा पूंजीपतियों के खिलाफ। और इस संघर्ष में अंत में जीत किसकी होगी? जीत होगी मजदूर वर्ग की। तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का। कौन थे कार्ल मार्क्स? एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजवाद के जनक थे। और उनका कहना था कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ पूंजीवाद है। पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है, इसी के कारण आर्थिक असमानता है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष में अंत में जीत वो मजदूरों की होनी है और समाज में समानता आ जाएगी तब। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है, उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल विचारधारा क्या थी, ये हमें बताना है। तो देखिए, उदारवाद क्या था कि उदारवादी जो थे वो सभी धर्मों को सम्मान देने के पक्ष में थे। ओके, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और वो राजतंत्र के विरोधी थे और समाज में बदलाव चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। उदारवादी क्या थे? उदारवादी मतलब खुले दिल वाले। उदारवादी समाज में बदलाव चाहते थे, लेकिन वो बदलाव धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, धीमी गति से वो बदलाव चाहते थे। उदारवाद सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने के पक्ष में थे और ये राजतंत्र के विरोधी थी। यानी कि ये नहीं चाहते थे कि राजतंत्र हो, वो चाहते थे कि इस शासन व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। दूसरे थे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो थे जो बदलाव के पक्ष में थे। ओके, जो लकीर के फकीर थे वो रूढ़िवादी थे, वो बदलना नहीं चाहते थे। तो रूढ़िवादी वो लोग थे जो बदलाव के पक्ष में थे। रूढ़िवादी राजतंत्र के पक्षधर थे, तभी तो बदलाव नहीं चाहते ना कि भाई राजा वाला सिस्टम ये होना चाहिए। ओके, वो चर्च के पक्षधर थे कि चर्च का जो दबदबा है वो उतना ही रहना चाहिए। और कुलीन वर्ग है उसकी सत्ता के पक्षधर थे कि जो, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग वही थे जो मलाई खा रहे थे उस वक्त। ओके, तो रूढ़िवादी वो थे जो लकीर के फकीर थे, जो समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे। वो राजतंत्र के पक्षधर थे, वो कुलीन वर्ग के पक्षधर थे, वो चर्च के पक्षधर थे और लोकतंत्र के वो विरोधी थे। उसके बाद आ जाते हैं रेडिकल। रेडिकल मतलब जो गर्म जोश वाले, गर्म खून वाले थे। ये समाज में बदलाव लाना चाहते थे और तुरंत बदलाव। तो उदारवादी भी लाना चाहते थे, लेकिन वो धीमी गति से बदलाव लाना चाहते थे, जबकि रेडिकल से वो तुरंत समाज में बदलाव लाना चाहते थे और वो बहुमत के शासन के पक्ष में भी थे। बहुमत का शासन होना चाहिए, यानी कि ये लोकतंत्र के पक्ष में थे और राजतंत्र के ये खिलाफ थे। ओके, ऐसे ही उदारवादी थे, वो भी चाहते थे कि चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लेकिन उनको हम लोकतंत्र के पक्षधर नहीं कह सकते, क्योंकि वो चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। जबकि रेडिकल चाहते थे कि सब लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। राजतंत्र के ये खिलाफ थे। तो ये थे उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल कौन थे, किस प्रकार की विचारधाराएं थी। तो रूसी क्रांति से पहले जो समाज था वो 3 समूहों में बंटा हुआ था, 3 विचारधाराओं में बंटा हुआ था, उदारवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा और रेडिकल विचारधारा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा रहेगा 4th क्वेश्चन है, स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम पर एक नोट लिखना हमें, ये क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि स्टालिन ने सामूहिकीकरण जो कार्यक्रम है वो 1929 में शुरू किया था। जो स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन इसको कहेंगे इंग्लिश में, स्टालिन ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम 1929 में शुरू किया था और इसका उद्देश्य क्या था? अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए, सामूहिकीकरण क्या था कि जो जमीन बिखरी हुई थी ना, उन जमीनों को एक जगह इकट्ठा करना। उन्हें लगता था कि भाई जमीन ज़्यादा हो गई है लोगों के पास, जो धनी वर्ग हैं, जो कुलक हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे अच्छा है कि सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो स्टालिन ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम 1929 में शुरू किया था और इसका उद्देश्य अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसमें किसानों से उनकी जमीन छीनकर सामूहिक खेत कोल खोज का निर्माण किया गया और कोल खोज के मुनाफे को किसानों में बांट दिया जाता था। यानी कि लोग मिलकर के काम करते थे और जिनका जितना शेयर, जितनी मेहनत होती, उसी के अनुसार उनको उनका हिस्सा मिल जाता था। तो मुख्य उद्देश्य था अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना। हालांकि ये उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि अनाज में जितनी उम्मीद थी उतनी वृद्धि हुई नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 और 3 मार्कर में,
खूनी रविवार की घटना क्या थी, हमें बताना है खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो देखिए 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन मजदूरों के एक समूह जार निकोलस को अपना मांग पत्र देने जा रहा था। यानी कि 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का समूह होता है, उस दिन संडे होता है, रविवार होता है, तो एक समूह है वो जार निकोलस से मिलने जाता है और उनकी कुछ मांगे थी, उसका मांग पत्र उनको देने के लिए। ठीक, अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस ने उन मजदूरों पर गोलियां चला दी। ठीक, उस धरना प्रदर्शन जब कर रहे थे, वो चाहते थे कि हमें जार से मिलना है, जबकि वो मिलने नहीं दे रहे थे, तो पुलिस ने उन मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए थे, लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे। इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन रविवार था और 100 से ज़्यादा मजदूर थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ओके, तो 22 जनवरी 1905 रविवार के दिन मजदूरों का एक समूह जार निकोलस को अपनी मांग पत्र देने जा रहा था। पुलिस ने उन मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर है वो मारे जाते हैं। इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है और इसी घटना के साथ 1905 की क्रांति की शुरुआत होती है। इसके बाद सारे क्रोधित हो जाते हैं, सारे मजदूर है वो सड़कों पे आ जाते हैं, तो 1905 की क्रांति है वो इसी घटना के कारण होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 और 3 मार्कर में, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2 और 3 मार्कर में, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, ये हमें बताना है। ओके, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी। पहला, यानी अप्रैल थीसिस यूं कह लीजिए कि चुनावी वादे थे। जो लेनिन था वो कहता था कि भाई आप कर दो सरकार से, जो उस वक्त अस्थायी सरकार थी, तो लेनिन का कहना था कि आप ये कर दो या फिर मैं करूंगा चुनाव जीतने के बाद। तो वो चुनावी वादों की तरह थे अप्रैल थीसिस। तो 3 वादे थे उसके कि बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जो उस वक्त मांग कर रहे थे कि बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी कि ये सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। उसने लोगों को मतलब बहलाया फुसलाया था कि भाई ये सरकार के नियंत्रण में आएंगे ना तो आपका शोषण नहीं होगा। ठीक, तो पहला जो मांग थी अप्रैल थीसिस की, पहले शर्त कह लीजिए वो थी कि बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरा, जमीनें हैं वो किसानों को सौंप दी जाए, जितनी भी जमीनें हैं कि वो कुलकों से, जमींदारों से छीन करके किसानों को दे दी जाए। ये भी एक लुभावना वादा था, सारे किसान थे फिर लेनिन के पीछे हो लिए कि भाई ये बंदा तो ठीक बात कर रहा है। ओके, मजदूर को उन्होंने पहले वाले वादे से निपटा डाला। तो पहला था कि बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरा ये था कि जमीनों का दोबारा से बंटवारा होना चाहिए और जमीनें किसानों को मिलनी चाहिए। और तीसरा था कि युद्ध समाप्त किया जाए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि रशिया जो था वो पहले विश्व युद्ध में हार रहा था, उसके सैनिक मारे जा रहे थे, वो पीछे हटती जा रही थी उनकी आर्मी। तो उन्होंने साधने की कोशिश की थी कि भाई सभी ग्रुप के लोगों को साथ लो, और यही हुआ, लोग उनके पीछे हो गए, पॉपुलर हो गए लेनिन। और 1917 की क्रांति के बाद रशिया के सर्वे सर्वा बन बैठे थे लेनिन। तो ये चुनावी वादों की तरह थे कि बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जमीनें किसानों को सौंप दी जाए और युद्ध समाप्त किया जाए। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अगले सेगमेंट की बात करेंगे और अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए, इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, रूसी क्रांति के कारण क्या थे, या इसकी लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है कि रूस में जार के शासन का अंत क्यों हुआ। तो हम यहाँ पे सिर्फ हेडिंग की बात करें, आपको डिटेल में भी इनको लिखना है, ओके, एक्सप्लेन भी करना है। तो रूस में जार के शासन का अंत क्यों हुआ या रूसी क्रांति के कारण क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला था जार की अयोग्यता। जार निकोलस एक अयोग्य शासक थे, उन्हें शासन से संबंधित किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। और दूसरा ये कि वो शासन चलाने के लिए पूरी तरीके से अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर थे, और पत्नी एक संत, एक फकीर, एक ढोंगी बाबा से सलाह लेती थी। तो इसके कारण सारा जो शासन व्यवस्था थी वो डामाडोल हो गई थी, और ये रूस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। ओके, यानी कि जार अयोग्य थे, वो किसी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए योग्य नहीं थे, और इसके कारण रूस की क्रांति होती है, क्योंकि लोगों को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक करेंगे कुछ। जैसे देखा जाए तो वहाँ पे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा था। ओके, दूसरा था निरंकुश शासन, कि जार का शासन निरंकुश था, जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। वो किसी भी प्रकार की लोगों की जो समस्या थी उनको सुनते भी नहीं थे। अब निरंकुश शासन था, आम जनता की अगर सुनते तो अलग बात थी, वो आम जनता की सुनते भी नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि क्रांति कर दो,
वरना कुछ नहीं हो सकता। तो निरंकुश शासन से भी लोग तंग आ चुके थे, क्योंकि उसमें जनता के हितों का, जनता की भलाई का, जनता की प्रार्थनाओं का कोई ध्यान नहीं किया जाता था। तीसरा था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना भाग लेती है मित्र राष्ट्रों की ओर से, लेकिन उसे जर्मनी की तरफ, जो पश्चिमी दिशा है, वहां पर हार का सामना करना पड़ा और जर्मनी के जो रशिया के है वो लाखों सैनिक मारे जाते हैं। और इसके लिए आम जनता और सैनिक दोनों ही जार निकोलस को जिम्मेवार ठहराते हैं। आम जनता का मतलब यह था कि आम जनता में तो मैसेज आ ही रहा था, और ज़्यादातर सैनिक कौन से थे? किसानों के परिवार से थे। तो इससे भी जो माहौल था वो जार के खिलाफ बन गया और बाद में क्रांति हो जाती है। ऐसे ही सैनिकों का विरोध, सैनिक है वो भी खुल करके विरोध में आ जाते हैं। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध में रशिया की हार होती है, सैनिक है वो विरोध करना शुरू कर देते हैं जार का, और ये लास्ट का एक कह सकते हैं कि दीवार थी, लास्ट का सिक्योरिटी का वो लेयर थी, वो भी टूट जाती है। क्योंकि सैनिकों को लगता था कि उन्हें जबरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा है, ना उनके पास लड़ने के लिए ठीक से हथियार है, ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है, ना ही कोई योजना है। बिना योजना के, बिना हथियारों के, बिना खाने के हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए भेजा जा रहा है। तो उनमें भी असंतोष की भावना पैदा हो जाती है और इसके कारण भी क्रांति होती है। उसके बाद बेरोजगारी। उस दौरान अगर बात करें 1905 से 1917 के बीच में रूस में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ती है। आमतौर पे क्योंकि कारखाने थे वो सीमित मात्रा में थे, वो भी अगर बात करें तो यूरोपियन भाग में थे, बाकी भाग में इस प्रकार के कोई काम धंधा वगैरह नहीं था। तो इस बेरोजगारी के कारण जो बेरोजगार थे उन्होंने भी जिम्मेवार ठहराया जार को। इसे भी रूस की क्रांति के लिए माहौल तैयार हुआ। किसान वर्ग 85% जो रूस में लोग थे वो खेतीबाड़ी करते थे, किसान थे। किसानों के हालात बड़े दयनीय थे। टैक्स शुल्क बहुत अधिक थे, जमीनों के ऊपर उनका खुद का अधिकार नहीं था बल्कि कुलकों के अधीन उनकी ज़मीनें होती थी, और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। वो भी तंग थे। तो जब क्रांति का बिगुल बजा तो उन्होंने कहा कि भाई होने दो क्रांति। ऐसी मजदूर वर्ग की हालात भी दयनीय थी। मजदूर वर्ग जो नया वर्ग था, जब रूस में नए नए उद्योग धंधे लगने शुरू हुए तो उसमें गाँवों से बड़ी संख्या में लोग थे वो मजदूरी करने के लिए निकले। उनके हालात बड़े ख़राब थे। जैसे काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, 14-15 घंटे उनको काम करना पड़ता था, वेतन बहुत कम था। इसके साथ साथ रहने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो बड़ी ख़राब थी। तो वो भी तंग थे और उन्होंने भी क्रांति का भी जो बिगुल है वो बजा दिया। और यूँ कहें तो सबसे अगुआ, सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत करने वाले यही थे, मजदूर वर्ग थे, जो संख्या में कम थे लेकिन बहुत अवेयर थे। उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और महंगाई के कारण आम जो लोग थे उनका जीना मुहाल हो चुका था। तो उन्हें भी लगा कि भाई वैसे भूख मर के मर जाओ या फिर लड़ कर के मर जाओ। तो लोगों ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। ये प्रमुख कारण थे रूस की क्रांति के। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, रूस की क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या पड़े? 5 मार्कर में या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। वैश्विक प्रभाव मतलब कि रशिया को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में इसके क्या प्रभाव पड़े। तो पहला प्रभाव ये पड़ा कि पूरे विश्व में पूंजीवाद का विरोध बढ़ा। जैसे रूस में पूंजीवाद का विरोध किया गया था साम्यवादी विचारधाराओं के कारण, क्योंकि ये माना गया था कि समाज में जितनी भी समस्याएं उनकी जड़ पूंजीवाद है। तो विश्व के अनेक देशों में पूंजीवाद के विरोध में बढ़ोतरी हुई और लोगों ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया। दूसरा, समाजवादी सरकार। रूस के देखा देखी कई और देशों में भी समाजवादी सरकारों का गठन किया गया। जैसे चाइना की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो यहाँ पर समाजवादी सरकारों का गठन होना शुरू हो गया। विश्व का 2 गुटों में विभाजन होना। रूसी क्रांति के बाद पूरा विश्व 2 ग्रुप में बंट गया, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में। जो साम्यवादी गुट था उसका लीडर रूस बना, यानी रशिया बना, और जो पूंजीवादी गुट था, कैपिटलिस्ट जो ग्रुप था, उसका लीडर बनता है यूएसए, अमेरिका। ओके, पूरा विश्व 2 गुटों में बंट जाता है। किसान और मजदूरों के सम्मान में वृद्धि होती है। पहले किसान और मजदूरों को हल्के में ले रहे थे। रूस की क्रांति के बाद उन्हें, या जहाँ कहीं भी जो नेता थे, जो शासक थे, उन्हें लगा कि भाई ऐसे भी नहीं करना है, हमें इनको भी कुछ सम्मान, इज्जत देनी है, इनकी समस्याओं का हमें निपटारा करना है, वरना रूस जैसी क्रांति हमारे यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये बदलाव आया। तो ये कुछ 4 बड़े बदलाव थे जो पूरे विश्व में देखे गए थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 5 मार्कर में, रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में क्या क्या परिवर्तन आए, ये हमें बताना है कि रशिया में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो रूसी क्रांति के कारण रूस में भी कई सारे बदलाव आए। कि रूसी क्रांति के फलस्वरूप पहला बदलाव आया, निरंकुश शासन का अंत हो गया। जार को टाटा बाय बाय गया, बोल दिया गया उसे। जो निरंकुश शासन था, राजतंत्र था, उसकी समाप्ति हो जाती है। ओके, और यहाँ पर साम्यवादी सरकार का गठन हो जाता है। दूसरा, समाजवादी सरकार की स्थापना।
पहली बार विश्व के किसी देश में समाजवादी सरकार है उसका गठन किया जाता है, तो ये भी एक बदलाव था। तीसरा, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो कारखाने हो, सब सरकार के अधीन में ले लिए जाते हैं, तो ये बदलाव आता है। चौथा, चर्च की शक्ति का अंत हो जाता है। पहले चर्च को भी कई प्रकार के कर देने होते थे और शासक को चर्च के अनुसार चलना होता था, तो उसकी शक्ति का अंत हो जाता है। एक दलीय प्रणाली को अपना लिया जाता है, जो बोल्शेविक पार्टी है वो केवल एकमात्र दल रह जाता है रशिया में। तो ये बड़े बदलाव थे जो रूस में रूसी क्रांति के बाद हुए। इन सभी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये सिर्फ हेडिंग है आपके लिए। ओके, तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन किया जा सकता है। इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोज़ और भी अवेलेबल हैं आपके एसएस के अलावा, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ अवेलेबल है। कहाँ सर्च करेंगे, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है क्लास 8, 9, 10 के लिए बेस्ट टाइम टेबल, कि बहुत सारा सिलेबस है, कैसे कवर करें, बेस्ट टाइम टेबल क्या रहेगा जिसमें सब कुछ पढ़ा भी जाए, टाइम टेबल फॉलो भी हो जाए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।